हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड वांट टू हैव अ चिट चैट विद यू अबाउट समथिंग। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इट्स बिन अराउंड 15 days that I have been uploading these videos and that too on a regular basis. And you know what? It is way more demanding in nature that I had originally imagined. इसमें जितना टाइम जाता है, जितना हार्ड वर्क जाता है इन वीडियोस को कंसिस्टेंटली अपलोड करना, रिकॉर्ड करना, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो आप अगर किसी भी फॉर्म में मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, it would be a kind of reward for me if you subscribe to the channel, if you like the video, and if you also share it with others, and comment if you can how you find the videos of mine. और आप अगर मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, मैं यूजुअली 2 से 3 के बीच में अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन अगर बाय चांस आपका कोई एक कन्वीनियंट टाइम है, मतलब आप 12 बजे से पहले मत बोलिएगा क्योंकि वो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपका कोई कन्वीनियंट टाइम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कोई और मेरी तरफ से चेंजेस होंगे तो मैं कम्युनिटी सेक्शन जो चैनल का होता है वहाँ पे जाके ज़रूर आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के साथ। ओके, so the first article is RBI raises rates, vows nimble policy. Okay. देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं अभी सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी हर कॉन्सेप्ट को, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं इसको। तो जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही टाइम से एक एलिवेटेड लेवल पे है। इसीलिए जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है उन्होंने यूनानिमसली एक डिसीजन लिया है कि वो जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देंगे और 5.4% कर देंगे। देखिए, इसका रीज़न सबसे बड़ा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसीजन लिया है इसका ये है कि उन्हें इन्फ्लेशन को एक बैंड में मेंटेन करना है। मतलब इन्फ्लेशन का यूजुअल बैंड क्या होता है? 4 ± 2, मतलब 2 से 6 के बीच में, 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब इन्फ्लेशन क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आपको पता होगा, इसको 2016 में अमेंड किया गया था एक फिनेंस एक्ट द्वारा। फिनेंस एक्ट आपको पता होगा कि क्या होता है। जब हम बजट भी पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसे वो उसका पैसा निकालने से पहले बजट के लिए क्या क्या पैसा एलोकेट किया जाएगा उसके लिए फिनेंस एक्ट लाना पड़ता है। तो वही वाला फिनेंस एक्ट की मैं बात कर रही हूँ जो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो फिनेंस एक्ट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि किस तरह के एक्ट के लिए फिनेंस एक्ट लाया जाएगा। तो आरबीआई एक्ट को अमेंड करने के लिए एक फिनेंस एक्ट लाया गया था जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो अब क्या होती है कॉम्पोजिशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की? देखिए, ये इट इज बेसिकली अ 6 मेंबर बॉडी जिसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। वो 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। ये कौन से 3 मेंबर्स होते हैं? जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जैसे अभी प्रेजेंटली शक्तिकांत दास जी, वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, मतलब बाय डिफॉल्ट वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन हैं। दूसरा मेंबर जो होते हैं वो होते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो बेसिकली इंचार्ज होते हैं एमपीसी के, वो भी दूसरे मेंबर होते हैं। तीसरे आरबीआई के मेंबर कौन होते हैं? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो अब मैंने 3 मेंबर्स कवर कर लिए, लेकिन बाकी 3 मेंबर्स कौन से हैं? तो जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स हैं वो बेसिकली जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नॉमिनेट करती है। और देखिए, नॉमिनेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल वो किसी एमपी को नॉमिनेट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी एक्सपर्ट को जो इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड इंसान है, कोई एक्सपर्ट है, सिर्फ उन्हें ही नॉमिनेट कर सकती हैं। तो बाकी 3 मेंबर्स एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो फिर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं एमपीसी में? जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट के द्वारा लिए जाते हैं। मेजॉरिटी वोट, क्योंकि हर मेंबर के पास एक एक वोट होता है। लेकिन आरबीआई गवर्नर के पास कई लोग समझते हैं कि वीटो पावर होता होगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। वीटो पावर क्या होता है कि अगर कोई डिसीजन लिया गया सारे मेंबर्स के द्वारा लेकिन आरबीआई को वो डिसीजन सही नहीं लगा, तो आरबीआई करेगा कि चाहे मेजोरिटी भी मिल गई हो उसको, मेजोरिटी चाहे 6 में से 4 बंदे उसको प्रपोज कर रहे हो, लेकिन तब भी आरबीआई के जो गवर्नर हैं उसे खारिज कर सकते हैं, वो होती है वीटो पावर। लेकिन ऐसा नहीं है, एमपीसी में आरबीआई गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होती, बल्कि उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट क्या होता है? जो सेम वही होता है जो हमारे लोकसभा के स्पीकर के पास होता है या फिर राज्यसभा के स्पीकर के पास होता है। जब एक टाई हो जाए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ वोट्स हो जाए, मेजोरिटी पे हम नहीं रीच कर पा रहे कहीं केसेस में, तो उस केस में एक कास्टिंग वोट होता है। मतलब जिस भी दो ग्रुप में से एक ग्रुप के पास अगर आरबीआई गवर्नर चले गए और उन्होंने उनकी तरफ से वोट कर दिया, तो फिर जो वोट लिया जाएगा वो मेजोरिटी वोट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एमपीसी है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्यों, मतलब क्या करना होता है उनको। देखिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ रेट्स को डिसाइड करना, कुछ रेट्स को डिसाइड करना और सारे ही बैंक्स तक और ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि अच्छा हाँ अब ये रेट्स हैं, ये लागू होंगे आज से हमारे देश में, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसे LAF कहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ समझाने बैठ गई तो ये इकोनॉमी की क्लास बन जाएगी, इसीलिए मैं, क्योंकि ये आर्टिकल रेपो रेट्स तक ही सीमित है, तो मैं वही समझाना चाहूंगी। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है एक ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है बैंक्स को। ठीक है, देखिए ओवरनाइट, देखिए जो भी ये होता है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स ही होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स पे ही रेपो रेट अप्लाई किया जाता है। तो जो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स को अगर आगे लोन प्रोवाइड करना है, लोन प्रोवाइड करना है तो क्या करते हैं, खुद लोन ले लेते हैं आरबीआई से लोन देने के लिए। फिर जब वो लोन लेते हैं ओवरनाइट, मतलब वो एक ही दिन के लिए लेते हैं, सीरियसली एक ही दिन के लिए लेते हैं, तो जब वो लोन लेते हैं आगे लोन देने के लिए, तो वो किसी इंटरेस्ट पे मिलेगा ना, क्योंकि हमें भी तो लोन किसी इंटरेस्ट पे मिलता है। तो वो इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो फिर जब ये लोग, जो बैंक्स हैं, जब ये लोन लेते हैं ओवरनाइट टर्म में, तो ये कुछ तो गिरवी रखते होंगे एज अ कोलेटरल। तो वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो बाकी बैंक्स के पास है। मैं ब्रीफली ये भी बता देती हूँ कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट वो होता है कि कभी कभी क्या करता है ना, आरबीआई को लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करनी होती है मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से, है ना। तो वो भी फिर आरबीआई क्या करता है, ओवरनाइट बेसिस पे वो लोन लेता है। लोन क्या करता है, मतलब लोन क्या बोलूँ मैं इसको, वो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। वो बैंक्स को क्या कहता है, अच्छा हम आपको बहुत इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे, आप ऐसा करिए, अपना जो फालतू आपके पास पैसा है ना, कैश है, आप उसको हमारे पास डिपॉजिट करवा दीजिए। जब आप डिपॉजिट करवा देंगे हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे मतलब आरबीआई वो लोन लेता है या फिर आरबीआई उनसे डिपॉजिट्स लेता है बैंक से, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई भी एज अ कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखता है बैंक्स के पास। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए लाया गया है ये स्टेप, तो इन्फ्लेशन क्या होती है? ओके, देखिए इन्फ्लेशन होती है एक जनरल प्राइस राइज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इसमें 3 पहलू हैं। जनरल प्राइस राइज का मतलब क्या है? जनरल प्राइस राइज मतलब पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट हर जगह उस एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं एज एन एग्जांपल, उसका प्राइस ज्यादा होगा। अब देखिए ये जनरल लेवल पे होता है, क्या पता आप जहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसके पास उस दुकान वाले के पास पहले का स्टॉक पड़ा हो, तो शायद वो थोड़ा सस्ता बेच देगी क्योंकि उसने महंगे पे नहीं खरीदा। तो एक जनरल स्तर की बात हो रही है, ऐसे स्पेसिफिक केसेस पे नहीं, जनरली उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है पूरी कंट्री में। फिर दूसरा पहलू क्या है इस डेफिनेशन का, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ना। ऐसा नहीं है कि कार का प्राइस बढ़ रहा है तो खाने का नहीं बढ़ रहा, या फिर मतलब हर चीज का प्राइस अब पहले से ज्यादा होना एक पीरियड के बाद, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर तीसरा पार्ट क्या है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कह दूं कल इन्फ्लेशन थी आज इन्फ्लेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो कंसिडरिंग टाइम होता है जिसके जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन है, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए, मतलब 1 महीना, 1 साल, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी होता है जैसे। तो इसके बेसिस पे इन्फ्लेशन चेक की जाती है। मैं इन्फ्लेशन का आपको बैंडविड्थ बता चुकी हूँ कि 4 ± 2 होता है। अब देखिए
अब यहाँ पे हमने बोला कि आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ाया है, उन्होंने 5.4% किया है ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। अब रेपो रेट कैसे इन्फ्लेशन कम कर सकती है, ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए, जब क्या होगा, जो आरबीआई है वो रेपो रेट बढ़ा देगी, तो जो लोन लेते हैं बैंक्स आगे लोन लेने के लिए, अब उनको और इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ेगा, तो वो लोन्स कम लेंगे, है ना। आरबीआई से लोन लेना थोड़ा कम कर देंगे पहले से, तो जब लोन कम लेंगे तो आगे लोन देंगे भी कम, है ना। और अगर पीछे से ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं तो आगे लोगों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे, क्योंकि बैंक क्यों जुर्माना भरेगा बेफालतू का, बैंक तो हमें ही ट्रांसमिट करेगा ना, कंज्यूमर्स को ही ट्रांसमिट करेगा उन लोन का वो जितना इंटरेस्ट रेट है। तो फिर लोग कम लोन लेंगे, जब कम लोन लेंगे तो जो हमारा कैश इन हैंड है, लिक्विडिटी है, वो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अभी क्या है, इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी मैच ही नहीं कर पा रही। फिर क्या होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों मैच कर जाएंगे, और क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बहुत ब्रीफली आपको चीज बताना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसी से ही इसका रेफरेंस है। कई लोग कहते हैं, उस आर्टिकल ने भी यही कहा कि आरबीआई कितना कर लेगी। अब देखिए, सच में कोविड-19 के भी टाइम पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने कोशिश की है तो आरबीआई ने ही कोशिश की है इस ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी ना सब कुछ कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी भी तो होती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। आप ये तो देखिए, ये इन्फ्लेशन का सोर्स क्या है, इन्फ्लेशन का लोन वगैरह जैसा सोर्स है ही नहीं। मतलब एक हम कितना को लोन ले लेते हैं, आप बताइए, आप कितना लोन लेते हैं, आप छोटे छोटे काम करने के लिए लोन लेते हैं, नहीं ना। एक आम आदमी को ये लोन लेना लेना इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इन्फ्लेशन का जो सोर्स है वो खाने की चीजें हैं। मतलब वो जो आर्टिकल था वो ये कहता था, इट इज अ टमेटो इन्फ्लेशन। कैसे टमेटो इन्फ्लेशन है, क्योंकि जो हमारा सीपीआई बास्केट है उसमें जो 6 कमोडिटीज होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो एवरेज है ना, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो फूड स्टफ की है। मतलब खाने पीने की चीजें जो हैं उनको सबसे 40% से भी ज्यादा वेटेज मिला हुआ है सीपीआई में, है ना। तो जब इन्फ्लेशन का सोर्स वो है, तो फिर आप उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर लेगी। सबसे ज्यादा टमेटो इन्फ्लेशन इसलिए बोला गया क्योंकि जो टमेटोज थे ना, वो लास्ट ईयर ढंग से उनकी पैदावार हो नहीं पाई। इसके बड़े सारे रीजन थे, जैसे प्रोक्योरमेंट ढंग से नहीं हुई टमेटोज की। फिर क्या हुआ, जितने लोगों ने उगाया था टमेटोज को, उनके वहां पे बाढ़ आ गई, है ना, जितने भी उगे हुए थे। तो ऐसे फिर उस टाइम पे क्या हुआ, एक कॉबवेब प्रॉब्लम आ जाती है। कॉबवेब प्रॉब्लम किसे कहते हैं, कि लास्ट ईयर क्योंकि प्रोक्योरमेंट ढंग से टमेटोज की नहीं हुई, फिर बाढ़ आ गई, फिर फसल खराब हो गई, तो जितने भी लोगों ने लास्ट ईयर टमेटोज उगाए थे वो इस साल टमेटोज नहीं उगाएंगे, है ना। क्यों नहीं उगाएंगे, क्योंकि कॉबवेब प्रॉब्लम है। उन्हें लगेगा कि इस साल भी हमारे बिकने तो है नहीं टमेटोज, कोई और फसल उगा लेते हैं। तो इस साल अब क्योंकि टमेटोज की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, क्योंकि, है ना, जैसे अभी मैंने बोला डिमांड ज्यादा है, इस वजह से इन्फ्लेशन बहुत हद तक टमेटोज द्वारा सोर्स्ड है। ये मैं उस एडिटोरियल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है, चाइना सैंक्शंस पेलोसी सस्पेंड्स की यूएस टॉक्स। चाइना ने क्या किया है, उन्होंने जो यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो ताइवान में अभी लैंड हुई थी इसी वीक, उनके उनको और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। और कुछ 8 की डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं चाइना और यूएस के बीच में, मिलिट्री डायलॉग मैकेनिज्म्स, डिफेंस डायलॉग मैकेनिज्म्स, उनको भी सस्पेंड कर दिया है। कईयों को सस्पेंड कर दिया, कईयों को तो कैंसिल ही कर दिया, ठीक है। और बीजिंग सेड इट वुड कैंसिल 3 बायलेटरल। देखिए, किनको कैंसिल किया है, 8 में से जिनको कैंसिल किया है वो है थिएटर कमांडर्स मीट, डिफेंस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन टॉक्स एंड टॉक्स अंडर द मिलिट्री मैरिटाइम कंसल्टेटिव अग्रीमेंट, ठीक है। तो इनको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और कहीं जिनको सस्पेंड किया है वो बहुत सारे और 5 जो हैं, जैसे कॉपरेशन ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, लीगल असिस्टेंस देना बंद कर देंगे वो क्रिमिनल मैटर्स में, ट्रांसनेशनल क्राइम्स में जितना भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है वो बंद कर देंगे, काउंटर नारकोटिक्स में भी, ये सब कुछ उन्होंने अब कह दिया। अब हम क्लाइमेट चेंज पे भी आपका साथ ही देंगे, क्लाइमेट चेंज पे भी जो है हम कॉपरेट करना बंद कर देंगे, जबकि आपको पता है चाइना काफी क्लाइमेट चेंज के लिए करता है।
तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताइवान के बारे में, और ये सच में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से सुनिएगा। देखिए ताइवान क्या है, ताइवान को पहले कहा जाता था फॉर्मोसा, FORMOSA। ठीक है, ये एक छोटा सा आइलैंड है जो चाइना के ईस्ट कोस्ट पे बसा हुआ है। आप चाहें तो प्लीज इसकी इमेज खोल के देख सकते हैं, मैं अभी ये नहीं कर सकती, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये चाइना के ईस्ट कोस्ट पे बसा हुआ है, और चाइना का जो मेन लैंड है वो ताइवान से सेपरेट होता है ताइवान स्ट्रेट द्वारा। ये ताइवान स्ट्रेट बेसिकली एक वाटर चैनल ही है, तो ये दोनों को सेपरेट करता है। और ये जो ताइवान है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन का ये पार्ट है ताइवान। फर्स्ट आइलैंड चेन में बहुत सारे आइलैंड नेशंस आते हैं, बहुत सारी टेरिटरीज आती हैं आइलैंड, जैसे जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, छोटे छोटे और आइलैंड्स जैसे बोर्नियो, ये सब। तो ये है ना, इसे फर्स्ट आइलैंड चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करेगा कल को अगर इंडो पैसिफिक वाले रीजन में या इस ओशन वाले रीजन में, साउथ चाइना के आसपास वाले में, यूएसए के लिए अगर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा तो ये आइलैंड नेशंस होंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रो यूएस हैं। कल को चाइना और उनके लिए बीच में अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये एज प्रॉक्सीज एक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ताइवान और चाइना का क्या मतलब रिश्ता है। देखिए, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है यानी कि PRC, वो ताइवान को एक ब्रेकवे प्रोविंस की तरह देखती है। मतलब ताइवान एक टूटा हुआ चाइना का ही हिस्सा है, वो भी कुछ टाइम के लिए खफा है, लेकिन ओरिजिनली हमारा ही पार्ट है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जो असली चाइना है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC, वो एक्चुअल में ताइवान है। अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ें, कभी मन हो, कभी खाली हो, तो प्लीज पढ़िएगा। जो एक्चुअल में चाइना है, जो ओरिजिनल चाइना है, वो ताइवान है। इसीलिए वो खुद की हिस्ट्री में बहुत प्राउड फील करते हैं, खुद को एक इंडिपेंडेंट लेवल पे, ऑटोनोमस लेवल पे गवर्न करते हैं ताइवान। और वो चाइना का ये जो रीयूनिफिकेशन गोल है ना, इसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। और एक बात ये है कि पूरे संसार में सिर्फ 15 कंट्रीज ऐसी हैं, उनमें से भी मोस्टली सारी स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जिन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि यूएसए की क्या पोजीशन है ताइवान पे। देखिए, यूएसए बहुत लेवल पे टाइज मेंटेन करता है ताइवान के साथ, बहुत लेवल्स पे। जैसे आपको पता होगा कैपिटल ताइपी है ना कैपिटल ताइवान की, तो उसके साथ बहुत सारे टाइज मेंटेन करता है, बहुत सारे वेपन्स उनको सेल करता है ताइवान को। लेकिन ना ऑफिशियली वो सब्सक्राइब करता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी से। यस, आज तक ऑफिशियली उनका यही स्टैंड रहा है। वन चाइना पॉलिसी क्या होती है? वन चाइना पॉलिसी मतलब जो ताइवान है, जो तिब्बत है, और जो हांगकांग है, वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, ये वन चाइना पॉलिसी है। और इससे क्या होता है, अगर वो वन चाइना पॉलिसी रिकॉग्नाइज करता है यूएसए, मतलब ताइवान एक सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, फिर इसका मतलब तो यही हुआ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यूएसए मानता है कि ताइवान उसका पार्ट है चाइना का, ये बस उन्होंने ऐसा स्टैंड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बीजिंग ताइवान को इन्वेड कर ले। इसीलिए ये जो डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंस है ना, जो अभी तक यूएसए मेंटेन करके चल रही थी, वो ये पेलोसी की विजिट से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं चाइना की क्या पोजीशन है। चाइना की तो मैंने बता दिया, वन चाइना पॉलिसी सबसे बड़ी पोजीशन है। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। चाइना ना बहुत हद तक ना सेमीकंडक्टर्स जो हैं, आपको पता है चाइना तो इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो उनको जितने भी सेमीकंडक्टर्स चाहिए होते हैं वो मोस्टली अपना इंपोर्ट करते हैं ताइवान से। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा TSMC से ही इंपोर्ट करते हैं वो अपने सेमीकंडक्टर। तो अभी आपने देखा इन्होंने क्या बड़ा स्टाइल मार के करना शुरू कर दिया चाइना ने, कि हम तो सारा फूड स्टफ इंपोर्ट बैन कर रहे हैं ताइवान से, हम ये इंपोर्ट बैन कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन सेमीकंडक्टर बैन नहीं किया, उसका इंपोर्ट बैन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दे कैन नॉट डू विदाउट इट, राइट। और पता है, कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं कि अगर ताइवान को इन्वेड भी किया ना उन्होंने, जबरदस्ती बाय वॉर बाय फोर्स अपने उसमें ले लिया, तो इसका रीजन ये भी है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। इससे अच्छा तो इन्वेड ही कर लें, फिर उन्हीं का हो जाएगा, वो कंपनी भी उन्हीं की हो जाएगी, उन्हीं टेरिटरी की हो जाएगी, फिर इंपोर्ट का चक्कर ही खत्म। दूसरा उनके इन्वेड करने का रीजन ये है कि अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा इन्वेड नहीं करेंगे, कई लोग कहते हैं तो ब्लॉकेट कर देंगे। ब्लॉकेट क्या करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि यूएसए भी उसी कंपनी से अपना सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करती है, और यूएस और चाइना क्या है, एक हाईटेक कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व है बहुत ही सालों से। तो इससे क्या होगा, अगर वो ब्लॉकेड कर देंगे
तो फिर एटलीस्ट यूएस से तो नहीं कर पाएगा ना इम्पोर्ट, तो वही वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं शिपिंग और एविएशन ब्लॉकेट द्वारा। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया वन चाइना पॉलिसी को 1949 से अभी तक रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन 2008 के बाद से अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली जॉइंट डिक्लेरेशंस में या कहीं पे भी वन चाइना पॉलिसी को रिइटरेट नहीं किया है। जैसा कि आपने अगर कल का आसियान समिट देखा होगा जहाँ पे जयशंकर जी भी गए थे, तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन दी सबने मिलके, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह सबने मिलके एक जॉइंट डिक्लेरेशन दी, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने भी, कि वन चाइना पॉलिसी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन इंडिया उसका पार्ट नहीं था। ऐसा क्यों है? इंडिया जबकि वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करता है तब भी उन्होंने 2008 से क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि ये देखिए, इसका जो प्रमाइस रखा गया था ना, वो जो हमारे पीएम मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने रखा था, और आने वाली सारी गवर्नमेंट जो उनके बाद सुषमा स्वराज जी आई एक्सटर्नल अफेयर्स उस पर, फिर अभी को उन्होंने फिर मेंटेन किया उस लेगेसी को। क्यों किया? देखिए क्या हुआ था ना, उनका इसके पीछे रीजन ये है कि ना अचानक से 2008-10 के बाद क्या होने लग पड़ा, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को खुद की टेरिटरी बहुत ज्यादा बोलने लग पड़े ये लोग। बहुत सारे अजीब से थ्रेट, अरुणाचल प्रदेश के जो छोटे छोटे टाउन्स है ना, उनको मैंडरिन यानी कि अपनी चाइनीज भाषा में बहुत सारे नाम दे दिए, और मतलब बहुत ही कुछ ऐसा हुआ। तो फिर इंडिया की पोजीशन ये थी कि जब वन इंडिया प्रिंसिपल को नहीं आप मानते, तो फिर हम वन चाइना पॉलिसी को क्यों बार बार बताएं सबको कि हम मानते हैं। सो फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज वन इंडियन प्रिंसिपल एंड देन वी विल डू दैट। सिंपल बात। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल है एससी मूच वर्डिक्ट फॉर बॉडीली ऑटोनॉमी। ये अबॉर्शन के ऊपर एक मतलब बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है फ्राइडे को, कि वो शायद ना अपना जो 51 ईयर ओल्ड अबॉर्शन लॉ है, आपको पता होगा एमटीपी 1971, जो अनमैरिड वुमेन को अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से रोकता है 24 वीक्स के बाद, यानी कि 6 महीनों के बाद या 6 महीने तक, वो ये चीज़ गलत है, क्योंकि बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी को के खिलाफ है ऐसा प्रोविजन होना। तो वो ऐसा थिंकिंग अबाउट इट, एक बेंच है जिन्हें हेड करते हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तो वो सोच रहे हैं कि शायद अब एक जजमेंट देंगे, फाइनल जजमेंट, जिसके तहत वो क्या कर देंगे, एक मैरिड वुमेन को और अनमैरिड वुमेन को सेम पावर पे ले आएंगे, जिससे मतलब इनका एक सिंपल सी बात ये है, आप खुद सोचिए, वो कहते हैं कि मैरिड वुमेन को अलाउड है, जो अनमैरिड वुमेन है उनको अलाउड नहीं है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बस एक ये बात कह रहे हैं कि आपका बेसिस क्या है ये बोलने का, मतलब उनकी जान को खतरा है मैरिड वुमेन की, तो वो करवा सकते हैं टर्मिनेट, लेकिन अनमैरिड वुमेन की जान को खतरा नहीं है 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद। कोई सेंस क्या है इस बात का? किस तरह की हम रूढ़िवादी सोच में घुसे हुए हैं, मतलब एक हेल्थ की कंसिडरेशन को हमने पीछे रख दिया अपनी पता नहीं किस तरह की चीज को एनफोर्स करने के लिए। तो मैं ना अब आपको बहुत ब्रीफली ना फटाफट से ऐसे इस पूरे केस का ना प्रमाइस बताना चाहूंगी। एक बार मैं बस ये चेक कर लूं कि कोई और तो यहाँ पे नहीं मिस हो रहा आर्टिकल। जी हाँ, एक आर्टिकल यहाँ भी है, वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। देखिए पहले क्या हुआ ना, अबॉर्शन पे ना क्या हुआ, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के पास एक केस आया, उसमें एक लड़की जो शायद 25 या 26 साल, जितने भी साल की, एक अनमैरिड लड़की, वो गई कि उसने 5 महीने अराउंड के अपनी प्रेगनेंसी को डिस्कवर किया कि वो प्रेग्नेंट है। फिर उनके अब ये केस लड़ते लड़ते 6 महीने हो गए, अब तो शायद थोड़ा सा एक आधा वीक ऊपर भी। तो उन्होंने हाई कोर्ट जाके बोला, मैं ये अग्री करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है, मैं अपने पार्टनर के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन मेरे पार्टनर ने शादी करने से मना कर दी। अब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है, मेरे 4 छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं एक फार्मर की बेटी हूँ, और आप सोचिए सोसाइटी का कितना टैबू, मैं एक सिर्फ बीए की डिग्री लेके हूँ, मेरी तो इनकम भी इतनी नहीं है कि मैं एक बच्चे को पाल सकूँ, तो मैं इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हूँ। तो आपको पता है हाई कोर्ट ने इस पे क्या बोला? हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, आप ऐसा मत करिए, ये तो फीटल डेथ के बराबर होगा, फीटल मर्डर के बराबर होगा, आप ऐसा करिए, आप बच्चे को जन्म दीजिए। जब तक आप जन्म नहीं दे देते, मैं आपको बताता हूँ, आप इस हॉस्पिटल में जाइए, या तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, या तो मैं बोलता हूँ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप बच्चे को जन्म दीजिए, आप किसी से मिलिए जुलिए मत, तब तक बाहर मत निकलिए फालतू, जन्म दीजिए, उस बच्चे को इस दुनिया में लाइए, फिर हम क्या करेंगे, अबॉर्शन अडॉप्शन करने वाले तो बड़े सारे लोग हैं, कितने सारे लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो फिर सरकार आपकी हेल्प करेगी, अडॉप्ट करवा देगी उस बच्चे को।
को, ठीक है। तो या फिर सरकार हेल्प नहीं करेगी तो मैं आपके बच्चे को अडॉप्ट करवाऊंगा, लेकिन आप इस बच्चे को इस दुनिया में ले आइए। ये हाई कोर्ट की स्टेटमेंट थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी, देखिए उस हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, क्योंकि ये जो MTP एक्ट 1971 है, मेडिकल टर्मिनेशन वाला जो एक्ट है, ये इसका रूल्स भी हैं जो 2003 में बने थे। तो उस रूल्स के सेक्शन 3B के तहत, सेक्शन 3B ऑफ द रूल्स 2003 प्रिस्क्राइब अंडर द MTP एक्ट कि सिर्फ 7 ही ऐसी कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन हैं जिनको एलिजिबल माना जाएगा 24 वीक्स के बाद वाली या फिर 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, जैसे रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, या फिर चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड से डिवोर्स हो गए, ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउड है। लेकिन अनमैरिड तो उसमें नहीं है, तो हम आपको ये बच्चा तो दुनिया में लाना ही पड़ेगा। तो आप, ये हाई कोर्ट का स्टैंड था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तब से सुप्रीम कोर्ट सच में बहुत परेशान है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अनमैरिड वुमेन हो, मैरिड वुमेन हो, लेकिन सबको हक है अपनी प्रेगनेंसी को, जब भी उनका अगर नहीं मन, वो मेंटल ट्रॉमा नहीं झेलना चाहती तो उसको हक है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी कंपैशनेट उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ, कि हाँ मतलब वो समझ पा रहे थे कि वो कैसे पालेगी उसको, उसके पास ना पैसा है, उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब मैं फटाफट से आपको MTP एक्ट 1971 और MTP एक्ट 2021, जो एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन थी पहले एक्ट के मुताबिक, उसमें 2-3 डिफरेंस बता देती हूँ। जो MTP एक्ट 1971 है ना, उसमें प्राइवेसी का नामो निशान नहीं है, लेकिन जो 2021 का एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को, जो डेटा टर्मिनेशन के दौरान लेती है हॉस्पिटल वगैरह, तो उस तरीके का डेटा कभी भी रिवील नहीं किया जाएगा, डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन किया जाएगा। अब जो 1971 का एक्ट है वो एक डॉक्टर का ओपिनियन मांगता है अगर टर्मिनेशन 12 हफ्तों तक का है, मतलब 12 हफ्ते आफ्टर कंसेप्शन और कंसीविंग द प्रेगनेंसी, अगर उसके अंदर अंदर आपको टर्मिनेशन करवानी है तो एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अगर 20 हफ्तों तक का टर्मिनेशन करवाना है, उसके बाद तो फिर आप कोर्ट के धक्के खाओ, मतलब ये चीज़ है, होती थी उसके तहत। लेकिन अब ये जो 2021 का एक्ट है, ये एक डॉक्टर का ओपिनियन मानता है 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, 2 डॉक्टर के ओपिनियन को मांगता है 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए परमिशन देने के लिए, अगर 24 हफ्तों के बाद ऐसा होता है। और जो मैं आपको केस बता रही हूँ ना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि मेडिकल बोर्ड बिठाइए, 24 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए नहीं कि इसमें कुछ गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 24 हफ्तों के बाद उस लड़की की हेल्थ को तो नहीं प्रॉब्लम, कोई उसकी हेल्थ को तो नहीं कुछ हो जाएगा अगर अबॉर्शन हो जाए। अगर वो मेडिकल बोर्ड परमिट कर देता है तो बिल्कुल उसकी टर्मिनेट करवाइए अगर वो चाहती है तो। सो दिस वाज द स्टैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से एक रिप्लाई मांगा है ऑन सीजर ऑफ डिवाइसेस। देखिए जितनी भी एकेडमिशियंस होते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, है ना, वो उनका जब उन पे रेड पड़ती है, कभी आपको तो पता है बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स पे भी आजकल रेड पड़ती है UAPA के दौरान, या वैसे भी और बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती है, वो पता है क्या करती हैं, वो उनके लैपटॉप्स, उनके कंप्यूटर्स, उनके मोबाइल फोन्स, उनके सब कुछ मतलब ऐसी डिवाइसेस होती हैं उन्हें भी जब्त कर लेती हैं। तो इन एकेडमिशियंस का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा जो वर्क है, हमने अपना जो काम, हमारे आइडियाज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना कोई पेटेंट का आइडिया रखा हो, जैसे मैं पेटेंट के लिए डालने वाली हूँ, वो आइडियाज तो चोरी हो सकते हैं ना। वी हैव एवरी राइट टू प्रोटेक्ट आवर वर्क। पर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऐसी चीज़ें ले लेती हैं तो फिर क्या मतलब हमारी वो प्रोटेक्शन ऑफ वर्क वाला राइट कहाँ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सहमति जताई है इस चीज़ के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब जवाब मांगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, तो उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने एफिडेविट में ये कहा, एक एक्यूज्ड को कोई क्लेम नहीं होता राइट टू प्राइवेसी या राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ वर्क, क्योंकि जो मोबाइल फोन्स हैं या फिर कंप्यूटर्स हैं, ये तो स्पेशल डिवाइसेस हैं इस तरह के क्राइम करने में। ऑब्वियसली फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अपने उस तक कैसे पहुंचेंगे, एक पर्टिकुलर उससे एग्जामिन नहीं करेंगे जब तक ये कि क्रिमिनल है ये, तो ये तो बिल्कुल मतलब वो नहीं है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके जो इन्होंने रीज़न दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो उनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये पावर देता है ये सब सीज करने का, तो वो इस जवाब से सहमत नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप थोड़ा टाइम लीजिए और ढंग का जवाब लेके आइए पहले तो फिर बस यही
अब हम देखते हैं ओके अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। अब आपको पता होगा कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो 2019 वाला, उसको लोकसभा में विड्रॉ कर लिया गया है मॉनसून सेशन में। अब देखिए ये डिस्कस करने से पहले मैंने कल के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं आज फिर करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं डेटा प्राइवेसी या होता क्या है बेसिकली, राइट टू प्राइवेसी का डेफिनेशन क्या है, क्या प्रमाइस है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, सबसे देखिए हमने ना सबने आज तक सुना होगा जस्टिस पुट्टा स्वामी जजमेंट जो 2017 में आई थी, जिन्होंने ये कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, मतलब राइट टू लाइफ के अंडर। ये जजमेंट सबको पता है क्योंकि यही जजमेंट प्रमाइस था इस डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने का, है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो ये 2012 में एक एपी शाह कमेटी थी, एपी शाह कमेटी, ये भी जस्टिस ही थे, जस्टिस एपी शाह कमेटी। उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी जिन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उनमें 9 प्रिंसिपल्स लिखे थे जो डिफाइन करते हैं राइट टू प्राइवेसी। आप एक एक प्रिंसिपल को अच्छे से सुनिएगा। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नोटिस। इस प्रिंसिपल के तहत जो भी डेटा कंट्रोलर है, डेटा कलेक्टर है, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको जिनका डेटा वो ले रहा है उनको ये नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारी, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम खुद के पास रखते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ चॉइस एंड कंसेंट। प्रिंसिपल ऑफ चॉइस एंड कंसेंट ये कहता है कि किसी भी तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा तब तक नहीं हो सकता जब तक एक इंडिविजुअल उसके लिए कंसेंट ना दे। लेकिन इसमें थोड़ा था कि मतलब कहीं कहीं एक्सेप्शन जहाँ हम मान सकते हैं, कुछ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो कहीं के केसेस में थोड़े ना खुद के बारे में कुछ दे देंगे, तो उनका हाँ कंसेंट के बिना भी लिया जा सकता है, पर जनरल लेवल पे कंसेंट मेंटेन किया जाना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन लिमिटेशन, मतलब सिर्फ उतना ही डेटा एक डेटा कंट्रोलर कलेक्ट कर सकता है जितनी पर्पस जो उन्होंने बताया है, इस पर्पस के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं, जितना बस उतना पर्पस उनका फुलफिल हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। इसी को कहते हैं कलेक्शन लिमिटेशन। फिर जो इसके बाद वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, वो भी सेम ही है, मतलब पर्पस फुलफिल हो जाए। पहले वाला था कि एक लिमिटेड डेटा, फालतू का इतना सारा डेटा, पर्पस से भी ज़्यादा बाहर का आप उठा के लेके आ रहे हो, इतना आप स्टोर कर रहे हो, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस एंड करेक्शन। देखिए जो डेटा सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जिनका डेटा कलेक्ट किया गया है, उनको ये पता होना चाहिए, दे शुड हैव एक्सेस टू द डेटा हेल्ड अबाउट देम। उन्हें ये पता होना चाहिए उनके बारे में किस तरह का डेटा लिया गया है, स्टोर किया गया है, और उनके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अगर किसी तरह के डेटा, फॉर एग्जांपल उनके गलती से डेट ऑफ बर्थ मतलब गलत दी गई है, तो क्या वो पूछ सकते हैं कि हम ये करेक्शन चाहते हैं इसमें, या फिर अगर वो एक टाइम के बाद ये चाहते हैं कि उनका वो डेटा डिलीट कर दिया जाए, दे कैन ऑल्सो सीक डिलीशन ऑफ सच डेटा। ओके, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो डेटा सब्जेक्ट है, अगर मतलब जो इंसान जिसका डेटा लिया गया है, अगर बाय चांस जो अथॉरिटी जिसके पास डेटा है, जो डेटा कंट्रोलर है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर करती है, तो उसे राइट टू प्राइवेसी है, वो चाहे तो बोल सकता है नहीं, मेरा डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करी तो किसी तीसरी गवर्नमेंट के साथ मेरा डेटा नहीं शेयर कर सकती, ऐसे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है कि अगर जो भी मेरा डेटा कलेक्ट किया गया है उसको आप जो स्टोर कर रहे हो, तो कुछ रीजनेबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मेरा डेटा सिक्योर होना चाहिए कि बीच में लीक हो जाए कहीं पे भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस ये रिक्वायर करता है एक डेटा कंट्रोलर को कि वो पब्लिक में ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश करे कि ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं, ये पॉलिसीज हैं, ये सिस्टम्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, ताकि हम नेशनल प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को कंप्लाई कर सकें। नेशनल प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को हम मानते हैं, उनसे कंप्लाई करने के लिए हम ये प्रैक्टिसेस अपनाई हुई है, इसीलिए ओपननेस मतलब बताना, पब्लिश करना जनता को। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लास्ट प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि डेटा कंट्रोलर जो है वो ऊपर वाले 8 दिए गए सारे प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करेंगे और यही उनकी अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, हम फटाफट से अब एडिटोरियल में अगर कुछ एडिशनल है तो वो देख लेते हैं।
देखिए गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया है इसको विड्रॉ करने का, आपको पता होगा कि वो हम एक लाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क डेटा प्राइवेसी पे, ठीक है, और इंटरनेट रेगुलेशन पे, क्योंकि आपको पता होगा ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई थी ना, इन्होंने अराउंड 81 अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी थी, 81 अमेंडमेंट्स, और मेरे को लगता है 12 शायद रिकमेंडेशंस। तो वो एक इतनी अमेंडमेंट एक पुराने ड्राफ्ट बिल में लेके आओगे फिर तो वो बिल वो बचेगा ही नहीं ना, उसका ओरिजिनल वो तो बचेगा ही नहीं, एक नए लॉ की जरूरत है ना। 2019 बिल हैड बीन राइटली क्रिटिसाइज। देखिए जो 2019 का बिल था ना, उसको ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने क्रिटिसाइज किया था, एंड राइटली सो, इंक्लूडिंग जस्टिस BN श्री कृष्ण, जिन देखिए जो 2017 में कमेटी बिठाई गई थी ना, श्री कृष्ण कमेटी, जो उनके हेड थे, चेयर थे श्री कृष्ण जी, उन्होंने तक क्रिटिसाइज किया था ये जो 2019 में बिल बाकी डिस्कशन के बाद लाया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस था उस बिल में नेशनल सिक्योरिटी एंगल पे, मतलब गवर्नमेंट को छूट है वो डेटा विदाउट उसके ले सकती है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है। इस तरह का एग्जाम्पशन गवर्नमेंट को मिलता है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है, हर चीज़ में नेशनल सिक्योरिटी का मेंशन था। तो इसलिए श्री कृष्ण जी खुद भी, जिन्होंने खुद ड्राफ्ट तैयार किया था, वो खुद अगेंस्ट 2019 वाले फॉर्म के खिलाफ थे। 2019 का जो बिल था वो श्री कृष्ण कमेटी के ड्राफ्ट से बहुत ही डाइवर्स था, मतलब वो बहुत ही सिमिलैरिटीज नहीं थी, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस थे। जैसे इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मतलब जो सिलेक्शन का तरीका था डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन का, वो बिल्कुल ही अलग था। मतलब जो श्री कृष्ण जी ने सजेस्ट किया था वो बिल्कुल अलग था, और जो ये बिल 2019 वाला था वो बिल्कुल अलग था। और भी बहुत सारा, जैसे मैंने बताया, यूनियन गवर्नमेंट को लीवे कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ था। 2018 का जो ड्राफ्ट बिल था, मतलब जो श्री कृष्ण जी ने दिया था, वो एक जुडिशियल ओवरसाइट को भी, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब जैसे जो ये है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके मेंबर्स जितने भी सिलेक्ट होंगे वो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है, सही कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर तो नहीं आ गया उसके अंदर, या फिर जुडिशरी का भी मेंबर उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप रखिए, क्योंकि डेटा प्रिंसिपल्स को मेंटेन करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर 2019 का जो बिल था, उन्होंने तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही दो ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेंबर्स थे, तो जुडिशियल ओवरसाइट तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। फिर बहुत सारी एग्जेम्पशंस जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी। ओके, हाँ, इन्होंने जो 2018 का जो ड्राफ्ट बिल था ना, उन्होंने ये भी कहा था कि जुडिशियल अप्रूवल, यानी जुडिशरी की अप्रूवल की बहुत ज़रूरत है। अगर आप किसी के कंसेंट के बिना किसी के पर्सनल डेटा को एक्सेस करते हो, यूज़ करते हो ना, जो जुडिशरी उसको सहमति दे, ये श्री कृष्ण जी ने कहा था। लेकिन 2019 का जो बिल है, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, इनका पता है ना आपको सबको कि हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कोई गवर्नमेंट अलग होती है, हर गवर्नमेंट को आर्बिट्री पावर्स चाहिए ही होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2019 में जो बिल था, उन्होंने कह दिया पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी को हम एग्जेम्प्ट करते हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं करना, उनको कोई जुडिशरी से वो लेने की ज़रूरत नहीं है सहमति, अगर वो बिना कंसेंट के किसी के डेटा को लेते हैं, आप बस ऐसे करना, रिटर्न में वो ले लेना, रीजंस लिख देना कि ये रीज़न की वजह से हम बिना कंसेंट के ले रहे हैं। तो ये भी श्री कृष्ण जी इससे बहुत खिलाफ थे। इट इज़ नॉट क्लियर इफ द बिल्स विड्रॉल इज लिंक टू ऑपोजिशन टू। अब ये भी क्लियर नहीं है कि बिल को विड्रॉ इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन करके जो एक प्रोविजन था जिसका मल्टीनेशनल कंपनीज ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। डेटा लोकलाइजेशन मतलब एक कॉपी रखनी पड़ेगी पर्सनल डेटा, जो भी एक MNC या फिर कोई भी इंटरनेट जो इंटरमीडिएट है वो कलेक्ट कर रही है पर्सनल डेटा, तो वो इंडिया में एक कॉपी इंडिया के ही सर्वर में रखी जाएगी। तो इसके खिलाफ तो कहते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसलिए MNCs खिलाफ थे। तो कहीं कॉर्पोरेट प्रेशर के अंडर तो नहीं विड्रॉ कर लिया गया, ऐसा ही एडिटोरियल कह रहा है। मीनवाइल द लैक ऑफ प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन द कंट्री इज इन। देखिए इन्होंने ना बस ये कहा है कि हाँ ठीक है विड्रॉ कर लिया, आप अच्छा लॉ लेके आइए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मतलब बहुत ज़रूरी है एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना। हमारे यहाँ पे कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ ही नहीं है, कितना और डिले होगा। एक टाइम बाउंड मैनर में जो रिकमेंडेशन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दी, और जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दी 2017 की जस्टिस पुट्टास्वामी जजमेंट ने, और जो रिकमेंडेशंस जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने दी थी, आप इन तीनों को ही प्लीज़ मद्देनज़र रखते एक टाइम बाउंड मैनर में प्लीज़ एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आइए, क्योंकि डेटा जो प्रिवेसी है वो कितना ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहा है आज के टाइम पे सबको पता है। प्रिविलेज ऑफ MPs डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल केसेस सेज वेंकैया नायडू। ओके, आपको पता होगा जो पार्लियामेंट के MPs होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, मैं भी डिस्कस करती हूँ।
तो उस पे वेंकैया जी ने क्या कहा है, राज्यसभा चेयरमैन जो ये आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट भी है, अभी तो खैर आज इलेक्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो एक्स ऑफिशियो हो गए ना क्योंकि चेयरमैन है राज्यसभा के, तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि ये एक रॉन्ग नोशन, एक भ्रम है लोगों के दिमाग में कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे सीबीआई वगैरह जो होती हैं या ईडी, अभी आप देख रहे हो ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाला जो केस है, वही प्रोमाइस है इसका भी। आजकल ऑलमोस्ट हर चीज ये जो ईडी रेट के ऊपर ना सारे आर्टिकल्स का प्रोमाइस वही है जो सब कुछ चल रहा है, नेशनल हेराल्ड केस, संजय राउत और ये सब कुछ, ठीक है। तो फिर उन्होंने, कई लोगों ने कहा ये तो गलत है, मतलब अभी तो सेशन भी चल रहा है, मानसून सेशन, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अरेस्ट रुस्ट की बात करने लग पड़ती हैं। तो वेंकैया जी ने कहा है कि ये जो एमपीज को प्रिविलेज मिली हुई है ना, वो क्रिमिनल केसेस में नहीं है, सिर्फ सिविल केसेस में है। सिविल केसेस में सिर्फ अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल अगर कोई साबित हो जाता है तो उसको मानसून कोई भी सेशन चल रहा है उसके तहत अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब ये प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 जो है ये प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट लेके आता है। इसके तहत एमपीज जो हैं कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं ताकि वो अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज यानी कि अटेंडेंस वहाँ देना, वहाँ डिस्कशन करना, जो भी उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा इलेक्ट करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आए हैं वो पूरी ना हो, उसमें हिंड्रेंस ना हो। तो उसमें से एक प्रिविलेज है कि अगर किसी सिविल केस क्या होता है जैसे लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह है ना, ऐसे टाइप के, किसी का पैसा देना है, ऐसे टाइप के जो डिस्प्यूट होते हैं, अगर उसके डिस्प्यूट के तहत किसी को मतलब अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये एक प्रिविलेज है। 40 डेज या तो सेशन चल रहा है या फिर 40 दिन पहले उस सेशन के कमेंसमेंट के या फिर 40 दिन बाद, ताकि वो पार्लियामेंट्री ड्यूटी अपनी बिना टेंशन के उसकी निभा पाए। तो ये फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि क्रिमिनल मैटर्स में, मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लिए हैं, वेंकैया जी ने कहा है, लेकिन ये क्रिमिनल मैटर्स में नहीं वो होता। क्रिमिनल मैटर में अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है एक एमपी को, तो आप एक कॉमन सिटीजन के बराबर ही हो, जैसा कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, आपको भी, आपके पास कोई प्रिविलेज नहीं है इस तरह की। ओके, एमपीज, ओके, बस यही कहा है। फिर उन्होंने फिर ऐसी एक पुरानी जजमेंट रिकॉल की, एक रूलिंग रिकॉल की 1966 में, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उन्होंने कहा था कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है दे डू एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड वन सच प्रिविलेज इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। लेकिन ये अरेस्ट जो लिमिटेड है वो सिर्फ सिविल केसेस तक लिमिटेड है। इट इज नॉट बीन अलाउड टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो उन्होंने यही कह के बस बताया है। ओके, ऑलराइट, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है ये, मैंडेटरी वोटिंग इज नॉट प्रैक्टिकल सेज सेंटर। गवर्नमेंट ने फ्राइडे को लोकसभा में ये कहा है कि जो कंपलसरी वोटिंग बाय सिटीजन्स है ये एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है और ये बहुत सारे, मतलब सॉल्व तो क्या, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर देगा हमारे पास। कैसे? क्योंकि वोटिंग एक राइट है। वोटिंग राइट कैसे है? देखिए, ये आप सुनिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए वोटिंग एक ड्यूटी है या राइट है। वोटिंग एक राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि आपको ये हक है कि आप अपने इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स चूज कर सकें, आपका एक से हो पूरे हमारे देश के लॉ मेकिंग, उसमें कौन से पॉलिसी मेकर्स जाएंगे कौन से नहीं, डिसाइड करने में, ठीक है। लेकिन आपकी ड्यूटी नहीं है, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी ड्यूटी। तो सबको, हाँ, एक ड्यूटी है जनरल लेवल पे, सबको करना चाहिए। अगर कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आप देखते हैं तो प्लीज़ उसमें ये चीज़ मार्क करिएगा कि ये राइट है, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी ड्यूटी। यस, इट इज़ अ ड्यूटी, यू शुड वोट, बट देन इट्स नॉट कंपल्सरी। ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ पे बातचीत इसलिए हो रही है और क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, एसपी सिंह बघेल, उन्होंने ये कहा है रिस्पॉन्ड करते हुए कि 3 साल से जो इतनी बड़ी डिबेट चली जा रही है एक प्राइवेट मेंबर बिल, जिन्हें लाए भी बीजेपी के एक एमपी ही थे, जनार्दन सिग्रीवाल जी, 2019 में कंपल्सरी वोटिंग बिल लेके आए थे वो। इस पे जो इतनी ज़्यादा बातचीत चल रही है ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, क्योंकि इस बिल ने इस तरह के सजेशंस दिए थे कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी, जो भी वोटिंग स्किप कर देंगे ना उनकी लिस्ट बनाएंगी, फिर उन पर एक फाइन लेंगे उनसे 500 रुपये, तो जो भी वोट नहीं करेंगे। तो मतलब उन्होंने ये कहा ये ना ही सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है बल्कि और भी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करेगा। अगर एक डेली वेज लेबरर है जो नहीं वोट कर पाए, आप 500 रुपये, आप समझ रहे हो, उससे 500 रुपये लोगे आप फाइन, तो ये इन्होंने जस्टिफाई किया है। अब देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। कई लोग समझते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज लेके आती हैं उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल होता है मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का अगर कोई भी बिल लेके आता है उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही बंदा क्यों ना हो। अगर जैसे इस जगह बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे,
तो बीजेपी का ही एमपी जो थे वही ये बिल लेके आए थे, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पे और वो बिल लेके आए थे, इसीलिए इस बिल को प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा गया। ओके, अब 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। कौन कौन से बिल हैं? ओके, एक बिल है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, इसका नाम है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल। और एक बिल है द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल। देखिए, ये मैं दूसरे वाला आपको बता देती हूँ, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसका नहीं, जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसका नाम अब इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर करना है, बस इसीलिए। लेकिन पहले वाले बिल को मैं ज़रूर समझाना चाहूँगी कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, लेकिन तब तक मैं दूसरे आर्टिकल पे मूव ऑन कर जाऊँ। ऑलराइट, हाँ, तो क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लॉ को इन्फोर्स करना, कंपटीशन एक्ट 2002। ऑलराइट, और पूरे इंडिया में ये इस लॉ को एनफोर्स करती है और इन सारी तरह की एक्टिविटीज को प्रिवेंट करती है जो कंपटीशन पे एक एडवर्स इफेक्ट डालें, जो एक हेल्दी कंपटीशन के बजाय एक एडवांटेजियस किसी के लिए हो जाए, किसी के लिए डिसएडवांटेजियस हो जाए। तो इस तरह के कंपटीशन को कर्ब करती है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को मेंटेन करती है पूरे इंडिया में, और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस हैं। लेकिन ये जो बिल लाया गया है, ये बिल का बेसिक एम है फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, लाना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। जैसे अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? एक बोर्ड को रेकमेंड किया गया है एक बोर्ड को बनाना जिसके अंदर पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम मेंबर्स, जो सुपरवाइज करेंगे कि जो सीसीआई की एक्टिविटीज हैं वो सही भी है। कहीं सीसीआई खुद तो नहीं बायस हो जाती, उसको समझ भी आ रहा है कि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाती है या नहीं ले पाती। कहीं जगहों पे वो जो जजमेंट्स देती हैं एक एक जनरल लेवल पे वो सही भी दे रही है, इन्फॉर्म्ड भी है या नहीं। तो इसीलिए एक बोर्ड रेकमेंड किया गया है। दूसरा क्या करेगा ये बिल, जो सीसीआई है वो क्या करेगा, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी भी केस में, जैसे किसी ने किसी के अगेंस्ट बोला है कि इन्होंने मेरे कंज्यूमर राइट को इन्फ्रिंज किया है, मेरे से फालतू के पैसे लिए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर और एक सेलर के बीच में कोई एक केस दर्ज किया है, वो सीसीआई के पास आए, तो वो अब सीसीआई के पास ये एक प्रोसीडिंग दिए बिना, एक लेंदी प्रोसीडिंग दिए बिना अब ये राइट है कि वो म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशंस को वो पहुंच सकती है। म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन मतलब अगर थोड़े में बात नहीं पड़ सकती तो क्यों जबरदस्ती केस की इतनी बड़ी प्रोसीडिंग्स बनाना, क्या पता वो बता दें अच्छा आप ऐसा करो, आप इनको नया प्रोडक्ट दे दो, ये एक म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन है। तो ये बिल्कुल सेबी की तरह हो जाएगा। सेबी भी पिछले 10 साल से ये कर रहा है, वो ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट ऑर्डर्स पास करता है जिसमें फालतू की प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो बिल है ये क्या करेगा कि जो सीसीआई है ना, जितनी भी अगर सीसीआई ने एक जजमेंट दी, फिर उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो आप। अपील किसको कर सकते हो? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल को। तो लेकिन अब क्या होगा, सीसीआई करेगा ठीक है आप मेरे जजमेंट के अगेंस्ट जाओ, आप नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओ, लेकिन एक कंडीशन है, आप पहले जो मैंने आप पे पेनल्टी लगाई है ना उसका 25% आप मुझे पहले भरो, फिर उसके बाद जाना अपील करने। तो इसका रीज़न इसलिए क्योंकि जो फ्राइवलस अपील्स होती हैं, जो एम ही बस अपील कर देते हैं, उनको पता है वो केस में हारे हुए हैं पर अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, और जो ट्राइब्यूनल का भी टाइम वेस्ट करने के लिए अपील फाइल कर देते हैं। ऐसे तरह के अपील्स ना फाइल हो, इसको मेंटेन इंश्योर करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एससी आस्क सेंटर टू फॉलो अप ऑन इट्स लिंचिंग रूलिंग। देखिए, एक प्ली को एससी हियर कर रहा था, उस प्ली ने ये कहा प्लीज इंटरवीन करिए क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन एस्टैब्लिशमेंट्स पे बहुत ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए हैं कंट्री में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर को ये बोला प्लीज़ देखिए, मैंने 2018 में एक जजमेंट दी थी, तहसीन पूना वाला जजमेंट, उसमें मैंने कम्युनल वायलेंस, मॉब लिंचिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो कहा था उसको सारी स्टेट गवर्नमेंट्स वो कर भी रही है फुलफिल या नहीं कर रही। अब मैं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जानना कि तहसीन पूना वाला जजमेंट थी क्या। मॉब लिंचिंग पे ही थी, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्या इसके टेनेट्स थे। देखिए, तहसीन पूना वाला जजमेंट में उस टाइम पे आपको पता होगा कि बहुत सारे मॉब लिंचिंग केसेस आ रहे थे 2017-18 में। तो जब ये जजमेंट आई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मॉब लिंचिंग इज बेसिकली अ हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी। ये ठीक है, उन्होंने ये कहा था। उस टाइम पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो दीपक मिश्रा जी होते थे।
तो उन्होंने भी ये कहा था कि जितने भी प्राइवेट सिटीजन हैं, मॉब लिंचिंग क्या होती है, मॉब ही तो होता है जो वो किसी भी अगर ग्रुप के अगेंस्ट है, किसी मेंबर के अगेंस्ट कोई प्रिजुडिस है उसके बेसिस पे उसको मारना, है ना, यही तो होता है। तो फिर उन्होंने यही कहा था कि लोगों को कोई हक नहीं है कि जस्टिस अपने हाथ में लेने, किसी को भी किसी तरह की सजा देना प्राइवेट सिटीजन्स के हाथ में नहीं है। डू नॉट टेक जस्टिस इन योर ओन हैंड्स। तो फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस दी थी, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला था प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, ठीक है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो स्टेट पुलिस है वो जब भी उनको लगेगा इस तरह के मॉब्स इकट्ठे होने स्टार्ट हो रहे हैं, उनको डिस्पर्स करना, सेक्शन 129 ऑफ CRPC के तहत। और पुलिस क्या करेगी, बहुत सारी FIRs इनिशिएट करेगी, जो भी मॉब में प्रेजेंट है, फालतू के जो हेटरेट फैला रहा है वहाँ पे, उसके अगेंस्ट FIRs कौन फाइल करेगा, पुलिस। और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं कि ऐसी जितनी तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, इन तरह का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उनको रोकेंगे, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। ठीक है, दूसरा क्या था, रेमीडियल मेजर्स। पहला हमने क्या डिस्कस किया, प्रिवेंटिव मेजर, अब हम डिस्कस करेंगे रेमीडियल मेजर्स। इसमें क्या था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे इफेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ केस के लिए, मतलब जितनी भी FIRs फाइल हुई उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा वो करना। और अगर कोई विक्टिम है तो उसको कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत कॉम्पनसेशन देना उसको, उसकी फैमिली को। और अगर कोई विक्टिम है वो अपना केस लड़ना चाहता है लेकिन उस बेचारे के पास तो पैसे भी नहीं है लड़ने के लिए, ना ही कोई लीगल एडवाइस है, तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना, ये सरकार का मतलब वो है, राइट, ड्यूटी है सरकार की। फिर तीसरा था प्यूनिटिव मेजर्स। देखिए प्यूनिटिव मेजर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, कि जितने भी डिपार्टमेंटल एक्शन है वो लिए जाएंगे उन ऑफिसर्स के खिलाफ, नोडल ऑफिसर्स या जो भी जिनको ड्यूटी मिली हुई है ऐसे केसेस को रोकने की, अगर वो बाई चांस कंप्लाई नहीं करते ना इन सारे मेजर्स के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं, तो उनके अगेंस्ट केस दर्ज किया जाएगा मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस का। अगर बाई चांस वो भी मॉब के साथ ही मिल जाते हैं और जानबूझ के निगलेक्ट करते हैं ऐसे अपने हाथों में कोई जो पावर है उसको यूज करने का, तो उन पे ये केस लगाया जाएगा। देखिए अब नैन्सी पेलोसी ने क्या कहा है कि चाइना आइसोलेट नहीं होने देगा ताइवान को। अब नैन्सी पेलोसी जी आपको पता है 4 कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में विजिट करने वाली थी, अभी वो टोक्यो में है। टोक्यो से उन्होंने ये जजमेंट दी है कि चाइना क्या करता है कि ताइवान से कोई भी बंदा कहीं विजिट नहीं कर सकता, ऐसे तरह के विजिट्स को रोक लेता है, लेकिन हम तो आ सकते हैं। हम चाइना को ताइवान को एक आइसोलेटेड कंट्री नहीं बनने देंगे कि वहाँ पे कोई विजिट ही नहीं कर सकता। यू नो चाइना कैन नॉट डू दैट। तो ये नैन्सी पेलोसी ने बोला है। अब क्योंकि आपको पता है कल अगस्त 5 था, तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 स्ट्राइक किया गया था, स्ट्राइक डाउन किया गया था इस दिन। तो इसी पे चाइना ने ये कहा है, चाइना के डिप्लोमेट्स ने ये कहा है कि कश्मीर इशू पे तो हमारा जो रिजॉल्व है वो फर्म है। हम तो पहले भी ही कहते थे कि पीसफुली दोनों इंडिया पाकिस्तान मिलके इसका एक वो निकाल लें, कश्मीर इशू का वो सोल्यूशन निकाल लें। ये ऐसी बस बकवास करते हैं, देते तो ये लोग साथ पाकिस्तान का है। पुतिन होस्ट अर्डोगन फॉर टॉक्स एंड ट्रेड यूक्रेन। जो हमारे व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने होस्ट किया है उनको टर्किश जो उनके काउंटर पार्ट है रेसिप तैयब अर्डोगन अपने ब्लैक सी रेजिडेंस जो सोची में वो है स्थित है वहाँ पे। और दोनों लीडर्स ने अग्री किया है कि वो अपने बीच में कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, फिनेंस में, कंस्ट्रक्शन में। लेकिन देखिए ऐसा क्यों है इनके बीच में इतनी क्लोजनेस, इसलिए आ रही है क्योंकि टर्की ने अभी UN के साथ मिलके मीडिएट किया था यूक्रेन रशिया के बीच में एक इस्तांबुल अग्रीमेंट को, कि जो ब्लैक सी पोर्ट्स हैं जिनका ब्लॉकेड हुआ है उनको हटाना, ताकि पूरे वर्ल्ड में जो फूड क्राइसिस हो रहा है, जो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, जो यूक्रेन आपको पता है कितना सारा व्हीट ग्रेन एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली इजिप्ट तो अपना 50% लेती ही यूक्रेन से थी आज तक, तो वो सब ना हो इसलिए ये डील मीडिएट की गई थी। और फिर इन्होंने अपनी इस मीट में भी यही कहा कि हम इस्तांबुल अग्रीमेंट को फुली इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अनइम्पेंडेड एक्सपोर्ट भी होगा। और बहुत सारे, अब एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बातचीत की वो ये है कि हम क्या करेंगे, जो रशियन गैस सपोर्ट कर रहा है ना, टर्की को सपोर्ट की जा रही है रशियन गैस, उसकी जो पेमेंट है वो कुछ थोड़ी बहुत पार्शियली पेमेंट है रूबल्स में करनी शुरू कर देंगे, मतलब रशियन करेंसी में। अभी तक तो डॉलर में हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ भी है। पाकिस्तान टू कंटिन्यू विद इम्पोर्ट कर्व। देखिए पाकिस्तान की जो फिनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही बुरी हो चुकी है, इसीलिए जो पाकिस्तान के एक यंग फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब
कुछ दिनों के लिए इंपोर्ट को अगले 3 महीनों के लिए रोका जाएगा, जैसा कि अभी तक भी रोका जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से इंपोर्ट करते रहें, तो बुरे दिन आने वाले हैं, बैड डेज आर लूमिंग लार्ज ऑन आवर हेड, तो इसीलिए इंपोर्ट्स नहीं किए जाएंगे। देखिए, अब शक्तिकांत दास जी जो आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा है कि बैंक्स हमेशा हम पे ही नहीं रिलाय कर सकते। जो आपको पता है अभी रेपो रेट बढ़ा दिया गया है ना, तो रेपो रेट से तो ओवरनाइट लोन लेते हैं, तो ओवरनाइट लोन क्या होता है, अब आप वो शक्तिकांत दास जी ये कह रहे हैं, बस आप ये ओवरनाइट लोन पे डिपेंडेंट है क्या आगे लोन देने के लिए, अगर किसी को ज़रूरी है, और आपके पास देखिए जो डिपॉजिट लेता है बैंक, वही तो लोन के रूप में देता है ना। तो फिर इन्होंने ये कहा है, मतलब आपकी डिपॉजिट वाली पॉलिसी सही नहीं है, आप ढंग से डिपॉजिट्स मेंटेन ही नहीं करते, अपने डिपॉजिट को आपने अट्रैक्टिव ही नहीं बनाया हुआ डिपॉजिट स्कीम्स को। तो आप डिपॉजिट्स पे देखिए, सिर्फ हम पे ही रिलाय मत कीजिए कि रेपो रेट पे हम ओवरनाइट लोन ले लेंगे, फिर लोन लेके लोन दे देंगे आगे, प्लीज थिंक अबाउट इट। फिर अब लास्ट आर्टिकल जो हम आज का डिस्कस करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपको पता होगा कैबिनेट नॉड मिल गया है, कैबिनेट हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने ये नॉड दे दिया है कि जो ग्लासगो में उन्होंने पंचामृत कमिटमेंट की थी, 5 कमिटमेंट्स की थी, उसमें से 2 उन्होंने ऑफिशियली अपनी नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो पेरिस समिट के दौरान 2015 वाले ये अग्री किया था कि हर कंट्री वॉलंटरली कुछ कमिटमेंट्स बताती हैं और उसको अबाइड भी करती हैं, उसमें अब उन्होंने कहा है कि 2 और कमिटमेंट्स ऐड कीजिए, अपडेट कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली बात तो अभी तक प्रोग्रेस कितनी हुई है इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स में। 2030 तक का एक टारगेट था एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन के टारगेट का, पहले जो 2015 वाला जो मैंने बताया एनडीसी था, उसके तहत हमें क्या करना था, 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स कम करना था, एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन हमें करना था। लेकिन अब जो नया अपडेट किया है हमने, वो है 45% फ्रॉम 2005 लेवल्स, मतलब एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन करना बाय 45% एज कम्पेयर टू द 2005 लेवल्स। और अभी तक प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन में, 24% हम अभी तक अचीव कर चुके हैं कट, 2016 में ही कर लिया था इनफैक्ट हमने, और हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि 30% तो अभी तक हम अचीव ही कर चुके हैं। अभी इस पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2016 में मैंने बोला कि 24% कट तो हमने अचीव कर लिया था, तो अब ऐसी अथॉरिटीज ये कहती हैं 30% शायद अराउंड हम अचीव कर चुके हैं। फिर देखते हैं शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, मतलब जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसमें कितना हद तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स का शेयर है इलेक्ट्रिसिटी के उसमें जनरेशन में। पहले था हमारा जो टारगेट था वो 40% था, लेकिन अब हमारा 50% हम कहते हैं कि आधा जो होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वो आएगी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, नॉन फॉसिल फ्यूल के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें अब हम कितना अचीव कर चुके हैं, हम इस साल के जून तक हम 41.5% तो अचीव भी कर चुके हैं, जबकि टारगेट 50% हमने 2030 तक वो करना है, फुलफिल करना है। लेकिन आप देखिए हमारी प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा है। कार्बन सिंक देखिए, हमको कार्बन सिंक क्या होता है, कितने ज़्यादा हम प्लांट्स ग्रो करेंगे, कितने ज़्यादा हम ट्रीज उगाएंगे जो कार्बन का सिंक की तरह एक्ट करेंगे, कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 लेता है ना प्लांट्स, तो जितना भी CO2 व्हीकल्स या फिर इंडस्ट्रीज छोड़ रहे हैं उन्हें अब्जॉर्ब कौन करेगा, प्लांट्स और ट्रीज अब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसा कार्बन सिंक बनाना हमें कितना पहले टारगेट था, 2.5 to 3 बिलियन टन्स का हम एडिशनल कार्बन सिंक बनाना था एफॉरेस्टेशन के माध्यम से, और अभी जो हमारा टारगेट है वो नया भी यही वाला टारगेट है, लेकिन अभी इस पे कोई डेटा क्लियर नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि 5 कमिटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लासगो समिट में की थी, है ना, तो उसमें से लेकिन हमने 2 ही अपनी नई एनडीसी में इंक्लूड किया है। देखते हैं कौन सी इंक्लूड किया है, कौन सी इंक्लूड नहीं की है। नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू रीच 500 गीगावाट, इसको इंक्लूड नहीं किया है, मतलब जो नॉन फॉसिल फ्यूल की जो इलेक्ट्रिसिटी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से उसको 500 गीगावाट्स तक की नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना, ये बहुत बड़ा टारगेट है 500 गीगावाट्स, तो ये अभी तक इंक्लूड नहीं किया है हमने, क्योंकि शायद इतना फीसिबल नहीं है इतनी जल्दी करना। और 50% टोटल इंस्टॉल, जैसे कि मैंने बताया आधी जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वाली है वो नॉन फॉसिल फ्यूल माध्यम से आना, ये हमने इंक्लूड कर लिया है। फिर हमने रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ carbon dioxide equivalent from cumulative projected emissions between now and 2030,
कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो प्रोजेक्ट एमिशंस है उनको रिड्यूस करना बाय 1 बिलियन टन, ये अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और ये क्या इंक्लूड एक और चीज़ की है हमने, 45% एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी रिड्यूस करना। मैं आपको बताती हूँ एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी क्या होती है। और नेट जीरो से स्टेटस आपको पता होगा 2070 वाला, वो अभी तक हमने नहीं किया है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 2070 होना चाहिए, 2030 लिखा है। देखिए एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन क्या होता है, ये होता है इसका ताल्लुक जीडीपी से। मतलब हमें जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रोथ होती है बेसिकली। जितना भी हमें ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, व्हीकल्स बन रहे हैं, या फिर और भी बहुत तरीके की सर्विसेज सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये सारा हम ये सब कुछ जो भी ग्रोथ होती है, इसमें प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट होती है, वो हमारा जीडीपी में तब्दील होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, हर सेक्टर में जो भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन हमारे देश को बढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो कुछ वो निकालती हैं, एमिट करती हैं कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। फिर मैंने बोला ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रो करेगा तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी कुछ कुछ एमिट करता है, उनके व्हीकल्स एमिट करते हैं। तो जीडीपी को बढ़ने में हम अगर कितना हमारा CO2 का भी एमिशन हो रहा है, इसको हमें रिड्यूस करना है। हमें ऐसा इंश्योर करना है कि हमारी जीडीपी बढ़े, लेकिन हमारे को बढ़ने के लिए कम से कम एमिट करने की ज़रूरत है। हम इस तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म करना, इसे कहते हैं एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन। Okay, so that's it for today. Thank you so much. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel and also share the video. Thank you.